एक पुराना गीत है, आप सभी ने सुना तो जरूर होगा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कहते हैं जब किसी को मोहब्बत होती है तो सिर चढ़कर बोलती है। मोहब्बत कोई हद नहीं जानती, वह तो बेहद होती है, बेपनाह होती है। मोहब्बत पागल भी होती है, इतनी पागल कि इश्क का परवाना कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार होता है। मोहब्बत को सदा पागलपन के शुरूर में ही जाना जाता है। समझदारों की महफिल में मोहब्बत बेगैरत हो जाती है, बेगाना बन जाती है। ओशो ने कहा है, दुनिया में कितने पागल तुमने देखे होंगे जिनके भीतर प्रेम नहीं होगा, लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा प्रेमी नहीं देखा होगा जिसके भीतर पागलपन ना हो। पागलपन बिना प्रेम के हो सकता है, मगर प्रेम बिना पागलपन के नहीं हो सकता। दुनिया में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत चलती है, प्रेम अंधा होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस बात को दुनिया के कभी किसी प्रेमी ने खुद नहीं कहा। प्रेम को अंधा कहने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने प्रेम को न तो कभी देखा, न तो कभी जाना और न ही कभी जिया। ऐसे लोगों की बातों का क्या मोल, जो समझते कुछ हैं, जीते कुछ हैं और कहते कुछ और ही हैं। चारों ओर मानो जैसे कि हर चीज बेगैरत सी हो गई है। गैर प्रेमी प्रेम पर वाचन कर रहा है, मतांधी धर्म का पाठ पढ़ा रहा है और महत्वाकांक्षी दुनिया की बागडोर संभाल रहा है। प्रेम को अंधा कहने वालों ने यह कभी नहीं सोचा कि प्रेम अंधा होता है मगर दिमाग की नजर से, और उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया कि दिमाग भी अंधा होता है प्रेम की नजर से। जीवन में जहां खड़े हो वहीं से वहीं की चीजें देखनी होती हैं। कहीं और से कहीं और को देखने पर सच्चाई की कोई पक्की खबर नहीं मिलती, मिल नहीं सकती। प्रेम की खबर प्रेम के गलियारों में ही मिलती है। इश्क अपनी उड़ान प्रेम के आकाश में ही भरता है और मोहब्बत की दुनिया अपनी प्यास प्रेम की झील में ही बुझाती है। प्रेम में सब मिट जाता है। प्रेम दो के मध्य एक अपूर्व घटना है, घटता दो के बीच है मगर देता है बस एक की अनुभूति। इश्क की गलियों का एक तारा जब बजता है, झूम के बारिश होती है, पैर फिसल तब जाता है। मोहब्बत तब अपने पंख लगती है पसारने, प्यार की निगाह में बस तू ही तू नजर आता है। प्रेम इस सृष्टि का वह तत्व है जिसके बगैर ये कायनात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आकाश मंडल हो कि हमारी पृथ्वी, पेड़ पौधे हों कि सारे पशु पक्षी, इस ब्रह्मांड का एक एक कण प्रेम के तंतु से बना है। प्रेम का सेतु जरा सा डगमग हुआ कि सारा तंत्र बिगड़ने लगता है, बिखरने लगता है। जरा सा फर्क प्रेम का और जीवन की गति अवरुद्ध होने लगती है। प्रेम ही सब कुछ को जोड़ता है। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। इतिहास के पन्नों में, पुराने किस्से कहानियों में, इश्क के गलियारों में न जाने कितने नाम गुमनाम हैं, मगर फिर भी कौन है जो लैला मजनू, हीर रांझा, शेरी फरार, रोमियो जूलियट की प्रेम कहानियों से अनजान है। साहित्य में अज इंदु का किरदार हो कि फिल्मों में वीर ज़हरा और लाची शांतनु का। कौन है जो अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अपने आप को इन किरदारों के रूप में देखता न हो। कौन है जिसके जीवन में प्रेम का इंद्रधनुष अपना रंग बिखेरता न हो। शायद कोई भी नहीं। प्रेम कभी न कभी सबके दरवाजे पर एक बार दस्तक जरूर देता है। जीवन जब भी जाना गया, जीकर ही जाना गया। जीवन को जीना, जीकर उसे जानना और जानकर उसे जनवाना, ये तीनों बड़ी भिन्न भिन्न आयामों की बातें हैं जो जीवन को एहसास करने से ही जेहन में प्रवेश कर पाती हैं। कुछ लोग जीवन तो जी लेते हैं मगर जान नहीं पाते।
ऐसे लोग जीवन के आनंद को स्वयं तो उपलब्ध कर लेते हैं, मगर उस आनंद को किसी और के लिए सुलभ नहीं बना पाते। कुछ दूसरे लोग जीवन को जीते हैं, जान भी लेते हैं और जीवन की जो खुशबू महसूस करते हैं उसे चारों ओर फैलाने का काम भी करते हैं, मगर फैला नहीं पाते, क्योंकि जीवन को जानना और जीना उसे जनवाने की क्षमता से एक भिन्न बात होती है। और जनवाने की कला जिनके पास होती है, ये वे ही लोग होते हैं जिनसे जन्म लेता है एक कालजयी साहित्य। साहित्य ऐसे शब्दों का संसार होता है जिन्हें एक भिन्न आयाम में संवेदनशील लोगों की कौशल कला ही जिंदा कर पाती है। और यह साहित्य उन्हीं को प्रतिसंवेदित कर पाता है जो उन शब्दों के गगनचुंबी ऊंचाई और सागर सरीखे गहराई को छू पाने की क्षमता रखते हैं। सच्चे साहित्य के पृष्ठ पर शब्द और भाव में अंतर खो जाता है। शब्द भाव का शरीर बन जाता है और भाव शब्द की आत्मा। मनुष्य की चेतना इतनी ऊंचाई जब लेने को तैयार होती है, तब जाकर ही साहित्य का दर्पण किसी को उसका वास्तविक रूप प्रतिबिंबित करा पाता है। कविता, कहानी, फिल्म, नाटक, हर विधा में लोग जिसे महसूस करते हैं उसे दुनियाई अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए लोगों को बहुत रियाज करना पड़ता है। जो शब्दों में आता नहीं उसे वहां तक लाने में पूरा जीवन लगाना पड़ता है। फिल्मों में किरदारों को जिंदा करने के लिए कितने अभिनेता महीनों महीनों उस दशा में रहते हैं ताकि उस किरदार को जीवित कर सकें। ऐसे लेखक होते हैं जो कहानियों को जीवंत करने के लिए न जाने कितने दिनों तक अज्ञातवास में खो जाते हैं, मगर फिर जिस कृति को वो जन्म देते हैं वह काल चक्र पर उनके अस्तित्व को कभी खोने नहीं देती, सदा के लिए उन्हें अमर बना जाती है। ऐसा साहित्य प्रसव पीड़ा के बाद ही जाकर पैदा होता है और बिना इससे गुजरे एक अनूठी कृति के जन्म लेने की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। भावों को शब्दों तक लाने की क्षमता एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है और कभी कभी ही जाकर किसी लेखक में यह उस हद तक विकसित हो पाती है जब उसके शब्द भाव बनकर सीधे प्रवेश पाने की क्षमता को उपलब्ध कर जाते हैं। क्या कभी आपने किसी ऐसे लेखक के बारे में सुना है जो एक कहानी को लिखते लिखते कहानी के किरदारों में इतना डूब जाता है कि वह खुद बीमार पड़ जाता है? और वह बीमार भी इस तरह नहीं पड़ता कि सिर्फ थोड़े ही दिनों में ठीक हो गया हो। वह बीमार इस तरह हो जाता है कि उसे सामान्य होने में 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है। उसका सारा समय अस्पताल का चक्कर काटने में निकल जाता है। उसकी पढ़ाई छूट जाती है, उसकी संवेदनाएं रूठ जाती हैं और उसकी मन स्थिति का एक एक तार टूटकर बिखर जाता है। क्या आपने किसी ऐसे लेखक को देखा जो सिर्फ एक कहानी लिखकर संतृप्त हो गया हो, इतना संतृप्त कि दूसरी व्यथा की कथा की जरूरत ही मिट गई हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे लेखक को देखा जो अपनी कहानी को खुद ही पढ़कर तृप्त हो गया हो और जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि उसके द्वारा लिखी कहानी दुनिया तक कभी पहुंच पाएगी कि नहीं? आज एक ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जिसे लिखकर इस कहानी का लेखक धन्य हो गया और जिसे पढ़कर बोलकर मैं खुद भी वही महसूस कर गया। मैं भी तर गया, मैं भी धन्य हो गया। दोस्तों, जब इस कहानी को मैं पहली बार पढ़ रहा था तो बड़ा ही रोमांचित था, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज ही है जो कि रोमानियत का एहसास कराए बिना हमें छोड़ती नहीं है। हम सभी ने प्रेम को जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर जिया है, जाना है, माना है, प्रेम के दंश को झेला है, सहा है, भोगा है। जब मैं इस कहानी को आधा पढ़ चुका था तो थोड़े से फासले पर आकर एक लड़की बैठ गई जो वहां पर अपने सिलेबस की किताब पढ़ने आई थी। मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया, मैं तो बस अपने अंदाज में कहानी को पढ़ते चला जा रहा था। मेरे कहानी पढ़ने के दौरान वो अपनी किताब में पूरी तरह मशगूल होने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर मेरा कहानी पढ़ने का अंदाज़े बयां उसके कानों में कहानी की पटकथा को बार बार प्रतिध्वनित किए चला जा रहा था। वो इस कहानी को सुन तो नहीं रही थी मगर अनसुना भी नहीं कर पा रही थी।
यह कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ती है कि कहानी के अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते मेरा गला रुद्ध हो जाता है। आंसुओं की धार से पृष्ठ पर अंकित सारे शब्द आंखों से ओझल हो जाते हैं। शब्द मेरे मुख से बहुत ही कठिनाई से बाहर आते हैं। कहानी के अंतिम शब्द तक मेरी जुबान पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है। मन पूरी तरह स्तब्ध और अवाक रह जाता है और एक कचोटने वाली शांति सन्नाटे की तरह छा जाती है। और अचानक फिर मुझे एहसास हुआ कि लगभग पिछले 40 मिनट से उस लड़की के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कहानी खत्म होने पर मैंने उससे पूछा, कैसी लगी कहानी शिखा? उसने अपने आंसुओं को पोंछकर सिसकते हुए जवाब दिया, बस पूछिए मत, आपके दोस्त ने तो बस मार ही डाला। आगे उसने पूछा, कब आएगी यह कहानी आपके चैनल सब्यसाची पर? मैंने कहा, जल्द ही। आज उसी कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें प्रेम को बखूबी गुथा गया है, भावनाओं को अल्फाजों में बड़ी संजीदगी से पिरोया गया है। यह दो प्रेमी युगल की कहानी है, कृष्णा और मेघना, और कहानी का शीर्षक है प्रेम योगिनी। आज इस कहानी को सुनने और समझने के बाद प्रेमी जोड़ों के अमर किरदारों में कृष्णा और मेघना का नाम शुमार हो जाएगा। इस अमर प्रेम कथा पर अपनी जीवन चेतना को सर्वस्व न्यौछावर कर देने का काम किया है चंदौली जिले के जीवधीपुर ग्राम के निवासी ओशो सन्यासी स्वामी प्रेम मूर्ति के बगिया के फूल ने, जिसने अपनी सृजन कला को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में तराशा और एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो प्रेम के एक अन्यत्र शिखर को स्पर्श करती है। उस अनूठे चितवन का नाम है राजनेता यादव, जिन्हें प्यार से लोग कविराज यदुवंशी कहकर बुलाते हैं। कविराज के भीतर कविता और शायरी लिखने का एक नैसर्गिक गुण विद्यमान है, जो उन्हें एक विशिष्ट कोटि प्रदान करता है। कविराज का जीवन गांव की मिट्टी की ही तरह सरल और शांत है। उनके स्वभाव में सहजता, सजगता और समरसता सदा निवास करती है। कविराज का हृदय बड़ा ही कोमल है और विनम्रता उनका आभूषण है। बोल में वे बड़े ही मृदुभाषी हैं और विचारों में बहुत ही परिपक्व। कविता पर राज करने वाले मित्र कविराज की इस मर्म स्पर्शी कहानी के लिए मैं अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। कब जानोगे उस प्रेम दशा को, जो दिशा तुम्हारी है बनती, जो राग तुम्हारा है बनता, जो ज्योति तुम्हारी है बनती। जिस प्रेम में तुम मिट जाते हो, जिस जगह पे तुम खो जाते हो, मर कर भी जो मिट पाता नहीं, मिट मिट कर जो कहीं जाता नहीं। जब देह की सुध भी मिट जाती है, प्रेम आत्म का जग जाता है। जब खोकर भी वह मिल जाता है, जब मिट कर भी वह पा जाता है। उस अमर प्रेम की कथा सुनाने मैं आज यहाँ पर आया हूँ। कविराज सरीखे योग प्रेम को मैं आज बताने आया हूँ। कविराज सरीखे योग प्रेम को मैं आज बताने आया हूँ। प्रस्तुत है कविराज यदुवंशी के शब्दों में उनकी कहानी प्रेम योगिनी की भूमिका। कविराज कहते हैं, साथियों, मेरे द्वारा लिखित कहानी प्रेम योगिनी 90 के दशक की दो मासूम दिलों की एक मासूम सी अमर प्रेम कहानी है। इसके सभी पात्र एवं स्थान पूर्ण रूप से काल्पनिक है। मैंने सरल, सहज शब्द एवं संस्कारिक शब्दों में प्रेम योगिनी को लिखने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि मेरी यह रचना शुरू से लेकर अंत तक गरिमापूर्ण बनी रहे। हालांकि मेरी प्रेम योगिनी भी वैसी ही कहानी है जैसा कि अमूमन प्रेम कहानियां होती हैं, पर इसमें एक विशेष बात है कि यह गद्य और पद्य का एक अनूठा संगम है। इसमें 93 शायरी और 6 छोटे मोटे गीत हैं जो आपके हृदय की अनंत गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रेम योगिनी की रचना मैंने 22 अप्रैल 2006 को की थी। इस प्रेम की कहानी को लिखने में मुझे लगातार 3 दिन लगे थे। मेरी प्रेम योगिनी पूर्ण रूप से काल्पनिक होते हुए भी यथार्थ का चित्रण अपनी ओट में समेटे हुए है। प्रेम योगिनी में आपको हर तरह का रस मिलेगा, मगर वियोग रस में प्रेम योगिनी की आत्मा बसती है।
इसमें गम अपने बालपन से गुजरकर यौवन की अवस्था में अपनी पराकाष्ठा को छू लेता है। प्रेम योगिनी में आप प्रेम की परिभाषा, प्रेम का स्वभाव, प्रेम का प्रभाव और प्रेम के अंजाम से अवगत होंगे। मैंने प्रेम योगिनी को बिल्कुल सहज भाव से लिखा है। इसको लिखते समय मैंने विशिष्ट और गूढ़ शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और ना ही मेरी ऐसे शब्दों पर उतनी पकड़ ही है। जो मन में आया बस लिखता चला गया। हालांकि मैं कोई मजा हुआ कवि या लेखक नहीं हूं, फिर भी मैंने कोशिश की कि मेरी कहानी प्रेम योगिनी की तारतम्यता कहीं बिगड़े ना और ना ही इसकी मर्यादा को जरा सी भी आंच आए और इसके साथ अंततः न्याय हो सके। यह मर्यादा और मोहब्बत की अद्भुत प्रेम कहानी है। परमपिता परमेश्वर से बार बार मेरी यही प्रार्थना रहती है, ऐ खुदा मेरी ऐसी छवि बना देना, ऐ खुदा मेरी ऐसी छवि बना देना, जुगनुओं के बीच मुझको रवि बना देना। मेरी उंगलियां किसी की पीड़ा लिख सके, मेरी उंगलियां किसी की पीड़ा लिख सके, हो सके तो मुझको ऐसा कवि बना देना। साथियों, प्रेम योगिनी को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रहे कविराज यदुवंशी के अल्फाज, उनकी कहानी प्रेम योगिनी के बारे में, जो अरसों से इंतजार कर रही थी आपके समक्ष आने का। अब जाकर समय ने दस्तक दी है और कहानी आपके सामने आने के लिए तैयार बैठी है। कहानी का पहला भाग जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।